मॉर्निंग पाकिस्तान, आप है वक्त न्यूज के साथ। सुबह के 8 बज चुके हैं। आपके फेवरेट प्रोग्राम न्यूज लॉन्च पे आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट मदीहा फखर और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक हम न्यूज लॉन्च में बात करते हैं नवाए वक्त की अहम तरीन खबरों पर, उन पर तबसरे और तजज़ीह शामिल करते हैं। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद होते हैं। आप लाइव कॉल्स के जरिए से भी हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। प्रोग्राम में वेलकम करते हैं आज के हमारे मेहमान फजल हुसैन अवान, सीनियर कॉलमिस्ट हैं, तज्ज़िया निगार हैं और नवाए वक्त से ही मुंसलिक हैं। आपको अपना कॉल्स के लिए आपको लाइव नंबर बताते चलें। 0423 हमारा कोड है, 6312 और दूसरा नंबर है 0423-630-7611। और न्यूज लॉन्च में अब बढ़ते हैं नवाए वक्त टुडे की जानिब। सबसे पहली खबर शामिल करते चले नवाए वक्त टुडे में, जो कि मिस्र के हवाले से। मिस्र मर्सी ने फौजी सरबराह और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिटायर कर दिया। फौज को वसी तर इख्तियारात का एलामिया मंसूब। जनरल तंतावी आर्मी चीफ के साथ वजीर दिफा भी थे। फारिग होने वालों में जनरल समी अन्नान शामिल। साबिक जज महमूद मक्की नायब सदर, अब्दुल फताह सीसी वजीर दिफा, जनरल अब्दुल लतीफ सीसी आर्मी चीफ होंगे। सदारती तर्जुमान का ये कहना है जी। जनरल मोहम्मद अल असर नायब वजीर दिफा, जनरल सदकी सौबी नए चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। फैसले फौजी काउंसिल की मुशावरत से किए गए। मर्सी की इसराइल सरहद के करीब चौकी पर अफ्तारी सीना को दहशतगर्दों से पाक करेंगे। मर्सी का ये कहना है मिस्री में इस वक्त फौजी सरबराह और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक साथ रिटायर कर दिया गया। बिल्कुल जी, जमहूरियत में तो यही होता है कि पूरी ताकत जो है वो सियासतदानों के पास होती है। तो मिस्र में ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे सियासतदान अभी आए हैं, सामने आए हैं, जीते हैं, बड़े मार्जिन से जीते हैं। और फ़ौज वही पहले वाला ही वो सिलसिला चलाना चाहती थी कि तमाम इख्तियारात अपने पास रखना चाहती थी। और उन्होंने जो उनके पास आइनी तौर पे जो इख्तियारात है वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। अब वहाँ पे जमहूरियत जो है वो मेरे ख्याल में इर्तिकाई मराहल से अभी गुजर रही है। उनको कुछ और भी थोड़ा वक्त चाहिए मजबूती के लिए, मुकम्मल गिरफ्त के लिए वहाँ पे। तो मुर्सी ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है। वो फ़ैसला उन्होंने दिन के उजाले में किया है। दिन में उजाले में किए जाने वाले फ़ैसलों की ऐसी ही अहमियत होती है और ऐसी ही उनकी साख होती है। जो रात के अंधेरों में फ़ैसले होते हैं उनकी साख का आपको पता है। कौन को भी एतमाद होता है दिन के उजालों में होने वाले फैसले? बिल्कुल जी, वहाँ पे अभी नए नए इंतखाबात हुए हैं, नई जमहूरियत का वो पौधा अभी नशो नुमा पाने लगा हुआ है। तो वहाँ पे मेरा ख्याल है कि ये अवामी फ़ोर्स तो बिल्कुल मुर्सी के साथ है और ये मामला मज़ीद वहाँ पे जमहूरियत के हक़ में बेहतर होते जाएंगे और मजबूत तर होते जाएंगे। और यही मेरा ख्याल है कि जमहूरियत का हुस्न भी है और जमहूरियत की रिक्वायरमेंट भी है। और इसी हवाले से जमहूरियत हर जगह पे चलनी चाहिए, वहाँ भी और हमारे यहाँ भी। फजल साहब, चीफ ऑफ स्टाफ को रिटायर कर दिया गया है, जनरल तंतावी आर्मी चीफ को भी रिटायर कर दिया गया है। तो इससे क्या फौज के अंदर किसी किस्म के इख्तलाफात या बगावत की तो कोई अलामत पैदा नहीं होती? नहीं, बिल्कुल। वो वहाँ पे बगावतें जो हैं वो अपनी मौत आप मर चुकी हैं। मिस्र में भी और तुर्की में भी वहाँ पे अदलिया और फौज ये मिल के सारा कुछ चला रही थी। तुर्की की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे भी जमहूरियत वाले आए हैं, वो खुद साफ सुथरे हैं, उनके ऊपर खुद भी कोई इल्ज़ामात नहीं है। और ये तो नई जमहूरियत आई है, ये भी लोग बड़ी तवक्कुआत इनसे कर रहे हैं। मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला जो है कश्मीर और फ़लस्तीन, ये दो मसाइल हैं मुसलमानों के। और मुर्सी जो है वो फ़लस्तीनियों की बात करता है, जबकि पहली जो हुकूमतें थी वो तो अमेरिका के हाथों बिकी हुई थी, वो पिठी हुकूमतें थी, वो तो इसराइल की साथी थी। तो इस हवाले से मिस्री लोग जो हैं बिल्कुल नई हुकूमत जो है उसकी पुश्त के ऊपर बिल्कुल बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी ताकत के साथ खड़े हुए हैं। और जिस हुकूमत के साथ अवामी फ़ोर्स हो उसको ना हराया जा सकता है, ना उसको शिकस्त दी जा सकती है। और मिस्र में ऐसा ही हुआ है। अच्छा, आपको लगता है कि पाकिस्तान के अगर हालात से हम इसका मवाजना करें तो मिस्र में एक नए वज़ीर आज़म आए और उन्होंने आते साथ इतनी तब्दीलियाँ की, अदालत के हुक्म को भी उन्होंने वो कर दिया रिवर्ट। अगर पाकिस्तान से मवाजना करें तो हमें क्या सबक हासिल करना चाहिए इससे? देखिए जी कि इतने बड़े फैसले करने के लिए अवाम की कुव्वत जो है आपके साथ होनी चाहिए। बदकिस्मती से आज हमारे यहाँ जो हुक्म अवाम तो साथ है जी, NA 151 में भी अवाम साथ ही, तो अवाम तो सारे ज़िमनी इंतखाबात में साथ है। नहीं, वो ज़रा आप उसको अलग से देखें। वहाँ पे कोई पार्टी इनके मुकाबले में नहीं थी, एक आज़ाद उम्मीदवार था। बाकी जो पार्टियाँ हैं यही हमारी सियासत का अलमिया है, जो कहते हैं नुरा कुश्ती, वो हमें वहाँ पे देखने को मिली है। इधर कहते हैं कि हुकूमत को नहीं चलने देंगे, फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन होने चाहिए, ये बदउनवान है, बेईमान है, इन्होंने मुल्क लूट लिया, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। एक तरफ ये बात करते, दूसरी तरफ वहाँ पर इलेक्शन हुए हैं तो मैदान खाली छोड़ दिया गया। एक आज़ाद उम्मीदवार वहाँ पर था, बहरहाल वहाँ पर फिर भी मुकाबला सख्त हुआ है।
60,000, 64,000, 4,000 का फ़र्क है। और गिलानी साहब जब खुद वहाँ पे थे तो 24-25 हज़ार का फ़र्क था। तो ये आप कहते हैं कि यहाँ ये अवाम का एतमाद मैंडेट, वो एक हल्के से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अवाम की जो मजमूई शऊर है, जो मजमूई सोच है अवाम की, उसका आप एक हल्के से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और हल्के में, एक हल्के में जो कुछ होता है, हुकूमती ज़राए होते हैं, दीगर वो बरादरी बेस, वो सारा कुछ उसमें देखा जाता है। तो अवाम की जो है वो बदकिस्मती से आज हुकूमत को वो सपोर्ट हासिल नहीं है जो 2008 के इलेक्शन में थी। ये खुद भी मानते हैं। आपका गैलप सर्वे भी एक है, उसमें सिर्फ एक नहीं, कई सर्वे आ चुके हैं, कई सर्वे आ चुके हैं। तो अवाम अगर आपके पुश्त के ऊपर हो तो आप इससे भी बड़े फैसले कर सकते हैं। जब अवाम और हुकूमत उनके दरमियान दरारें आ जाएं, उनके तो दरमियान, फिर नेटो जैसा फैसला भी वापस लेना पड़ता है। कौन से वाला? नेटो वाला फैसला भी वापस लेना पड़ता है जी। वो हाँ, ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हो, उसमें हम बात करें तो फिर बहुत कुछ उसमें आ जाता है। बहरहाल अवाम का जो है जमहूरियत की पुश्त के ऊपर होना, सियासतदानों के ऊपर होना, बड़े फैसलों के लिए इंतहाई ज़्यादा अहम भी है और ज़रूरी भी है। नेक्स्ट खबर की जानिब बढ़िए जी, अगली खबर भी शामिल करते चले जी। कारज़ई के मशीर की पाकिस्तान में कैद मुल्ला बरादरान से खुफिया मुलाकात। रहमान मलिक ने इस बात की तस्दीक कर दी है। मुलाकात 2 माह पहले हुई, जिसमें इनसे क़याम अंत से मुतल्लिक राय मालूम की गई। रंगीन तात पर अफगानिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन तामुन कर रहे हैं। रहमान मलिक ने यह कहा, मुल्ला बरादरान तक रसाई फ्राहम की। वज़ीर दाखिला ने कहा, राबते में पाकिस्तान का किरदार अहम है। अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। मुबस्सरीन मुल्ला बरादरान को नीम आज़ादी अहले खाना के साथ क़याम की इजाज़त दे दी गई। कारज़ई के मशीर के पाकिस्तान में कैद मुल्ला बरादरान से खुफिया मुलाकात हुई है और वज़ीर दाखिला साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है। जी बिल्कुल जी। मुल्ला अब्दुल गनी 2010 में, अब्दुल गनी ब्रदर कराची से 2010 में उस वक्त ये गिरफ़्तार हुए जब ये अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान एक राब्ते का काम कर रहे थे। और उस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत ने किस कहने के ऊपर इनको गिरफ़्तार किया, इसके बारे में अभी कोई वाज़े नहीं है। बहरहाल लोग ये कहते हैं कि अमेरिका के कहने के ऊपर गिरफ़्तार किया गया, या कुछ लोगों की ये भी राय है कि ये कोई दरमियान में कोई तीसरा फरीक था जिसने ये गिरफ़्तार करवा दिया। वो अमेरिका के भी एतमाद में थे। बहरहाल वो अफ़गान जंग में, अफ़गानिस्तान में बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है, जिसके असरात, मनफी असरात खित्ते के ऊपर भी हैं। पाकिस्तान भी उस जंग की लपेट में आ चुका है। अगर ये मिल बैठ के कोई फैसला कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अमेरिका ने 2014 तक या 2014 में वहाँ इनखला का वादा किया हुआ है, इसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता। बहरहाल अगर अमेरिका अपने वादे के ऊपर पक्का रहता है, कायम रहता है, तो ये मामला जो है खुश उसलूबी से हल हो जाना चाहिए। इनखला उनका, तालिबान ने कई दफ़ा पेशकश की है कि हम आपको बाइज़्ज़त वापसी का रास्ता देने के लिए तैयार हैं। अमेरिका कभी उसके ऊपर हाँ कर देता है, कभी ना कर देता है। तो अब जो मामला मज़ीद आगे बढ़े हैं, इसको मुस्बत तौर पे लेना चाहिए। अच्छी बात है कि वो तालिबान के दरमियान और हामिद करज़ई के दरमियान एक राब्ता हो गया है। ये पेशरफ्त जारी रहनी चाहिए ताकि अमेरिका के पास किसी किस्म का 2010 में इनखला से इनकार का कोई जवाज़ ना रहे, वो अमेरिका यहाँ से चला जाए। 2010 में ये मुल्ला बरादरान गिरफ्तार हुए कराची से। 2010 में भी यही हुकूमत थी। आपने कहा कि उस वक्त कहा जा रहा है कि अमेरिका की रजामंदी से इनको गिरफ्तार किया गया। आज 2012 में भी वही हुकूमत है और आज इनको इस्तेमाल किया जा रहा है रवाबित के लिए। तो क्या लगता है कि आज अमेरिका ही इस्तेमाल करवा रहा है रवाबित? जी, वो जो आपने बात की जी, 2010 में ये फॉरेन पॉलिसी जो है, खसूसी तौर पे जो हमारे हालात हैं पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान के, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो है, ये डे टू डे चेंज होते रहते हैं। उसमें आज कोई पॉलिसी और है, कल कोई और कोई पॉलिसी हो सकती है। तो उस हवाले से ये नहीं कहा जा सकता कि 2010 में इन्होंने ये किया तो आज ये उसके बरक्स कर रहे हैं या उसके उलट कर रहे हैं। तो ये हालात को देख के ये सिलसिला सारा फॉरेन पॉलिसी ये बनती है। तो इसी हवाले से इन्होंने उस दौरान में कुछ और मामला थे, आज कुछ और मामला हैं। बहरहाल हमारे नुक्ता नज़र से, जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है, वो यही है कि अमेरिका 2014 में अगर जा रहा है तो जितना आप उसको मुमकिन हद तक, जितना ज़्यादा उसको आप फैसिलिटेट कर सकते हैं, करना चाहिए ताकि खित्ते में अमन कायम हो। और ख़ुसूसी तौर के ऊपर वो जंग, जो दहशत गर्दी की जंग जिसकी लपेट में पाकिस्तान भी आ चुका है, उससे हमारी जान छूट जाए। अगली खबर के जाने बढ़ते हैं जी। सदर के नोटिस लेने पर 24 घंटे में यूटर्न। शुजात बड़े भाई की तरह है मगर मुकामी सियासत एक हकीकत है, ये कहना है वफाकी वजीर बराए पानी और बिजली अहमद मुख्तार साहब का। अहमद मुख्तार ने पहले कहा था कि वो चौधरी बरादरान को अपने इलाके से भगा कर दम लेंगे। शुजात और परवेज इलाही का जरदारी को टेलीफोन और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सदर ने अहमद मुख्तार से जवाब तलब कर लिया है।
یہ کہنا ہے ذرائع کا. اور قوف لیگ سے مل کر میدان میں اتریں گے احمد مختار صاحب نے جو یو ٹرن لیا ہے اس کے بعد ان کا بیان سامنے آیا. چودھری شجاعت حسین اور احمد مختار صاحب کے بھائی احمد سعید ایف سی کالج لاہور میں کلاس فیلو رہ چکے ہوئے ہیں اور زرداری کے ہر حکم پر عمل ہوگا. اچھا اقدام ہے یہ کہ پہلے شکر ہے کہ اس معاملے کو طول نہیں ملا اور یہ فوراً جو ہے وہ سمٹ گیا. اس خبر کو اگر ہم لطیفے کے طور پہ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. کل احمد مختار صاحب نے جو کہا تھا تو اس کے اوپر وہ قائم نہیں رہ سکے. آج انہوں نے کہہ دیا جی کہ کل کہا تھا کہ بھگا کے دم لوں گا, آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں. صدر زرداری صاحب نے اس کا نوٹس بھی لے لیا ہے, جواب طلب کیا ہے, اور زرداری صاحب نے جو جواب طلب کیا ہے اس کا جواب احمد مختار صاحب نے اس طلبی سے پہلے, ان تک لیٹر آنے سے پہلے جواب دیا ہے جی کہ وہ تو میرے بڑے بھائی ہیں, جیسا آپ کہیں گے ویسے ہی ہم کریں گے, قوف لیگ کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے. تو میرے خیال یہ ایک لطیفہ ہے جو, لیکن ہے تو اپوزیشن نہیں, یہ انتخابی اپوزیشن دونوں سمجھے جاتے ہیں, دونوں خاندان. گجرات میں تو یقیناً یہ سمجھے جاتے تھے, لیکن اب جو انہوں نے کہہ دیا اب کوئی ایسے کوئی اختلاف نظر نہیں آتا. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. چودھری شجاعت صاحب پہلے ہی سینٹ میں ہیں, ہو سکتا ہے وہ الیکشن نہ لڑیں, ہو سکتا ہے اگر وہ الیکشن لڑے تو احمد مختار صاحب کو سینیٹر بنوا دیا جائے. فضل امان صاحب اس وقت ایک لائیو کالر ہیں جی, ہماری ریگولر کالر مسز جاوید اسلام آباد سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ان سے جاننا چاہیں گے وہ کیا کہتی ہیں. مسز جاوید آپ کو ویلکم کہیں گے, کیا کہیں گے آپ؟ تھینک یو مدیحہ. میں نے یہ بات جب مصر کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ وہاں کے چیف کو بھی ہٹا دیا گیا تو, اور لوگوں کے ملک میں کتنا ریپڈلی چینج آتا ہے اور کیسے وہ ایک دم کسی بھی امپورٹنٹ بندے کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو دو پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں وہ یہی کرتی ہیں کہ میرا کوئی قصور نہیں, میرا کوئی قصور نہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی سوئس بینک انہوں نے بھر دیے, تو یہ کہ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسلم لونون والے ہم نے اللہ کے فضل سے حلال سے ہر جگہ ملے لگائی, حلال سے ہر جگہ محل بنائے. بتائیں انہوں نے اپنے دور میں ملک پورے بینک بیچ کے انہوں نے کھائے ہیں. کوئی بھی یہاں پہ وہ نہیں ہے کہ وہ قصور کے بغیر اور حلال سے ہر جگہ محل بنا کے بیٹھا تھا اور ملے. بات یہ ہے کہ ادھر ہمارے ملک میں عوام کو چاہیے کہ جو 60% عوام ان لوگوں کو نکارا سمجھ کے ووٹ نہیں دیتی اور دوبارہ یہی آتے ہیں اور ہر جگہ انہوں نے قبضے اپنے بنائے ہوئے. یہ میرا ایریا, یہ پاکستان ہر شہری کا, کامن شہری کا بھی اور ہر شہری کہ ان کی جگہ نہیں ہے. کسی کی ملتان, کسی کی راولپنڈی, کسی کا لاہور نہیں ہے. تو 60% عوام جو بیٹھی رہتی ہے ڈپریس ہو کے کہ یہ کوئی لوگ نہیں جن کو ووٹ دی جائے, ان کو چاہیے کہ کوئی پراپر لیڈر کو ووٹ دے اور چینج لائے. کیونکہ جب ہر جگہ چینج آ سکتی ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں, پاکستان میں چینج کیوں نہیں آ سکتا؟ بڑی اچھی مدیحہ نے بات کی ہے, ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے لیے. بہت شکریہ مسز جاوید. پاکستان میں چینج کیوں نہیں آ سکتی اگر پورا جسے وہ عرب سپرنگ کہا جا رہا ہے, پورے عرب کے اندر ایک انقلابی کیفیت پیدا ہو چکی ہوئی ہے, تو پاکستان میں دیکھیں جی محترمہ نے بڑی پتے کی بات کی ہے. یہ ان کی رائے نہیں ہے, ان کی دل کی آواز نہیں ہے. ہم پاکستانی بھی یہی کہتا ہے اور ہمارے جو کالر ہیں جو ہم دیکھتے رہتے ہیں ان کی اکثریت بھی یہی کہتی ہے کہ فلاں کرپٹ ہے, فلاں کرپٹ ہے. تو اس کے لیے اب جو ہے تبدیلی جو ہے وہ پہلے کی نسبت کہیں زیادہ ضروری ہو گئی ہے. جب آپ قیادتوں کو کہتے ہیں کہ وہ قیادت بھی کرپٹ ہے, اس کو آزما لیا گیا ہے, دوسری قیادت جو ہے وہ بھی کرپٹ ہے, اس کو آزما لیا گیا ہے, یا کرپٹ نہیں بھی کہتے, وہ ملکی معاملات کے اوپر ان کی گرفت اتنی مضبوط نہیں تھی کہ جس کو اپریشیٹ کیا جا سکے, آپ کہتے ہیں آزما لیا گیا, تو پھر اب تیسری قوت کو آزمانے میں میرا خیال ہے کہ کوئی حرج نہیں رہ جاتا. آپ کے سامنے اگر 2 3 4 قوتیں, اس میں آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو آپ نے پہلے آزما لیا ان کو چھوڑے اور نئے لوگ دیکھیں. اگر آپ کے اعتماد کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اعتماد کے اوپر وہ پورا اتر سکتے ہیں تو ان کو آپ ذمہ داری دے کے دیکھ لیں. مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ تیسری قوت کو چانس دینا چاہیے اور ان کو آزمانا چاہیے. جب آپ پہلے لوگوں کو آزما چکے اور ان سے مطمئن نہیں ہیں, جو لوگ ان سے مطمئن ہیں ان کو ووٹ دیں, جو لوگ ان سے مطمئن نہیں ہیں ان کے لیے ایک نیا راستہ بن گیا ہے, نیا راستہ سامنے آ گیا ہے. پہلے شاید نہیں آ پا رہا تھا, جو پہلے نہیں تھا. یقیناً 2 جماعتی نظام پاکستان میں رائج تھا اور اس کی خامیاں تو بہت زیادہ. 2 جماعتی نظام تو رائج نہیں تھا, یہ بحث کسی اور طرف چلی جائے گی. 2 جماعتی یہاں تو کثیر جماعتی, ہاں کثیر جماعتی, وہ ساری بالادستی ذرا 2 جماعتیں, تو اس میں جو بالادست آپ کے پاس جماعتیں تھیں, جب ان کو آزما لیا ہے, لوگ ان کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, ان کے اوپر بد اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں, تو تیسری قوت آپ کے سامنے ہے, اس کو کیوں نہیں آزمایا جا سکتا؟ شک کا فائدہ تو ملزم کو بھی دیا جاتا ہے, تو یہ شک نہیں, یہ شک کا فائدہ نہیں, یہ تو یقینی بات ہے کہ جب آپ مایوس ہو چکے ہیں کسی طبقے سے, کسی جماعت سے,
उसको छोड़ें, फिर आप नए लोगों को आजमाने की कोशिश करें और उनका आप माजी देख लें, उनका हाल देख लें। अगर वो आपके एतमाद के ऊपर पूरे उतरते हैं, कौम के एतमाद के ऊपर पूरे उतरते हैं, अवाम के एतमाद के ऊपर पूरे उतरते हैं, तो उनके ऊपर एतमाद करके देख लेना चाहिए, उनको आगे ले आना चाहिए। इस पर भी इंशाल्लाह दोबारा किसी नशिस्त में तफसीलन बात करेंगे। मदिया, नेक्स्ट खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर है जी फाटा के हवाले से। यौम आज़ादी पर फाटा में मकामी हुकूमत का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। मुनीर औरकज़ई का ये कहना है मकामी हुकूमतों को मुकम्मल माली और कानूनी इख्तियारात हासिल होंगे, वो टैक्स लगा सकेंगे, बजट पास करेंगे और पूरी मुआशी मनसूबाबंदी करेंगे। कौमी असम्बली के लिए बासियत वोटर अहल शहरी टाउन्स कमेटियों के लिए वोट डाल सकेंगे। तालिबान को इस अमल में शामिल नहीं किया जाएगा। ये मुनीर औरकज़ई साहब का इंटरव्यू किया गया जिसमें उन्होंने ये तमाम तर इंकशाफात किए हैं। अगली खबर भी इसके साथ साथ शामिल करते चलें। अदलिया वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसला दिया तो अवाम के साथ मिलकर मज़ाहमत की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का ये कहना है वज़ीर आज़म को निकालने का फैसला मुल्क तोड़ने के मुतरादिफ होगा और इसके जिम्मेदार अदलिया होगी। और एक और खबर भी शामिल कर लेते हैं जी। स्विस हुकाम को खत, सदर ने गवर्नर खोसा को बहरान हल करने का टास्क दे दिया है। आला अदलिया में अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके वजारत कानून की मुआवनत करे। सदर की गवर्नर पंजाब को हिदायत, चुके साबिक अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, बहुत नामवर वकील भी हैं, शायद इनसे कानूनी तौर पर मुआवनत के लिए बात की है। फाटा पे पहले कमेंट करते हैं सर। ये तीनों खबरें जो हैं इनको बारी बारी वो थोड़ा थोड़ा हम वक्त देखें। फाटा में उन्होंने बात की है, देखिए जी वहाँ पे सियासी अमल इस तरह का नहीं है जो पूरे मुल्क में है। वहाँ पे खुसूसी लोगों को इख्तियार दिया गया है कि वोट दे सकते हैं। जब वो कहते हैं कि सियासी अमल वहाँ पे बहाल होने जा रहा है या वहाँ पे कार फरमाई इसकी होने जा रही है, तो उसके लिए फिर अगर मगर लेकिन अलबत्ता ये अल्फाज नहीं होने चाहिए कि तालिबान को हक नहीं देंगे, फलां को हक नहीं देंगे। क्यों नहीं हक देंगे? जब आप बात कर रहे हैं, आम आदमी की बात कर रहे हैं, उसमें तालिबान भी आ जाते हैं, उसमें वो सारे लोग आ जाते हैं। सबको हक मिलना चाहिए जो किसी को भी है सियासी हवाले से। आगे गिलानी साहब की बात आ गई, उन्होंने फरमाया जी कि फिर हम चले जाते अदलिया संभाले। भाई लोग तो ये कह रहे हैं, नारे लगा रहे हैं लोग, जैसे आप चले जाएं, खुदा के लिए आप चले जाएं। तकल्लुफ़ क्यों कर रहे हैं? ये तकल्लुफ़ ये खुद तो चले गए, बाकी चले जाएं। अदलिया नहीं, वो पूरा का पूरा एक सिस्टम है, वो जल्दी से सामने आ जाएगा, हमारे मामला हल हो जाएंगे। आखिरी खबर एक क्या थी? स्विस हुकाम के हवाले से जी, गवर्नर जी हाँ, वहाँ पे गवर्नर खोसा साहब, ये देखिए जी कि मामला इतना ये ऊपर है, वो हाई सतह का है, हाई लेवल का है। कोई ये खोसा साहब ये जो खबर पता नहीं कहाँ से आ गई, किसने उड़ा दी, किसने वो दिखा दी, ये राह दिखा दी। खोसा साहब का इस हवाले से, गवर्नर पंजाब का, या इस हवाले से वो जो उनकी अपनी ज़ाती हैसियत है, बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, बड़े आला दर्जे के वकील हैं, बड़े दानश्वर हैं, वो सारा का सब अपनी जगह पे गवर्नर है, बाख्तियार है। लेकिन जिस सतह का ये केस है, इसको निपटाना उनके पास की बात नहीं, निपटाना नहीं। उस हवाले से इनका जो वो बनता है वो ना 13 में, ना 3 में आते हैं, ना 13 में आते हैं, कोई तलक ही उनका नहीं बनता। लेकिन सदर साहब हमको ले आए ना 3 में भी और 13 में। ये अभी इस खबर की सदाकत के बारे से 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि ये इसमें कितनी खबर में सदाकत है, ये कहाँ से आई, कैसे आई। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि खोसा साहब इस मामले में वो कुछ किरदार अदा कर सकेंगे, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी खुद कहती है, उनकी वो कोर कमेटी कहती है, सदर कहते हैं, वजीर आजम साहब कहते हैं, पूरी काबीना कहती है ये कि बेनज़ीर भुट्टो की कब्र का ट्रायल नहीं होने देंगे। वो पहले अटॉर्नी जनरल रह चुकी है, अगर उस वक्त नहीं कर पाए तो वो अब कैसे करेंगे? उस वक्त तो उनके पास ज्यादा इख्तियारात थे, आज तो वो गवर्नर है, उनके पास नहीं। वो उन्होंने इख्तियारात के हवाले से बात नहीं की, उन्होंने ये बात की है कि अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें अदलिया के हवाले से। वो क्या असर और रसूख इस्तेमाल करेंगे अदलिया में? तो अदलिया को वो तो क्यों आप कंटेम्प्ट करवाना चाह रहे हैं? वो हाँ, अदलिया के बारे में वही बात करते हैं जो उनकी दूसरी पार्टी बात करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ जियारों के हवाले से बात हो जाए। जमशेद दस्ती साहब का जिक्र कर लिया जाए, पार्टी टिकट ना दे तो हिना भी खर को इलेक्शन में हराकर जागीरदारा निजाम के खिलाफ जंग लड़ूंगा। जमशेद दस्ती साहब ने यह कहना है, पार्टी ने NA 177 से टिकट ना दिया तो फिर हिना रबानी खर के मुकाबले में आजाद इलेक्शन लड़ूंगा। इमरान के साथ मुर्दा घोड़े हैं, नवाज शरीफ नाकाम कमांडर हैं, करप्शन जिसने भी की उसको फांसी पर लटकाया जाएगा, रेंटल प्लांट लग जाए तो लोड शेडिंग का नामो निशान ना होता। मुल्तान में उन्होंने गुफ्तगू की। इसके साथ एक और खबर भी शामिल करते चलें। ग्रैंड अलायंस के लिए अपोजिशन जमातों के दरमियान ईद के बाद मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। ग्रैंड अलायंस गैर जानिबदार निगरान सेटअप के क़याम और फौरी शफाफ इंतखाबात के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की मुश्तरका हिकमत अमली तय करेगा। अवाम में जाने से पहले अलायंस हुकूमत को चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगा। इस्लामाबाद में ग्रैंड एहतजाज भी हिकमत अमली का हिस्सा होगा। और साथ एक और खबर भी कर लेते हैं मदिया कि हुकूमत 12 से 15 हफ्तों में यानी तकरीबन 2 से ढाई माह के अंदर
आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करेगी। मियां रज़ा रब्बानी को निगरान वज़ीर आज़म के लिए मौजू उम्मीदवार करार दिया जा रहा है। इन खबरों पे हम फजल लवान साहब आपके कमेंट्स लेंगे। इस वक्त लाइव कॉलर हैं, हमारे रेगुलर कॉलर लियाकत हैं जी, गुजरांवाला से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वो क्या कहते हैं। जी लियाकत, आज क्या कहना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम में आप? आज मैं करूंगा कि वोटर के वाले से बात करना चाहूँ, क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया है, तो वोटर को एजुकेट करने की जरूरत है। खास करके जो नई वोटर है इसको एजुकेट करें कि वोट जरूर डालें। और दूसरा, ये जो अपनी बातें सुनाते हैं हर दफा के चक्कर में इस दफा ना आए, आप वो परखें उम्मीदवार को और उसकी पार्टी को परखें, उसके लीडर को परखें, फिर वोट कास्ट करें। ये हर दफा वादे करते हैं इसी तरह और फिर होता वही कुछ है जो हमारे सामने है। जिंदगी यकीनन बना दिया इन्होंने पाकिस्तान को। तो बराए मेहरबानी इस दफा मीडिया, सिविल सोसाइटी सारे वोटर को प्रमोट करें और उसको तहरीक दें और उसको एजुकेट करें, अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को वोट डालें। बहुत शुक्रिया जी लियाकत, आपका मैसेज हम तक पहुंच गया। उनका ये कहना था कि इस वक्त जरूरत है जी कि वोटर को एजुकेट किया जाए, उसमें ये शऊर बेदार किया जाए कि वो इंतखाबात का जो अमल है उसमें भरपूर तरीके से और सही तरीके से। बिल्कुल, ये हमारे यहाँ सिस्टम में उस वक्त तक मुस्बत तब्दीली नहीं आ सकती, इनकलाबी तब्दीली नहीं आ सकती जब तक आपका वोटर बाशऊर नहीं होगा। तो वोटर के शऊर का हम अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि जमशेद दस्ती को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया जाली डिग्री की वजह से, और उसी जिस वोटर ने उसको पहले मुंतखब किया था उसी वोटर ने उनको दोबारा मुंतखब कर लिया। तो जमशेद दस्ती साहब ने बड़ी जुर्रतमंदाना बात की, उन्होंने रेंटल पावर प्लांट में ये हो गया। उन्होंने दूसरी बात की, उन्होंने कहा जी मैं हिना रब्बानी घर के वो पास जाऊंगा। आपको अगर याद हो तो 3 माह पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था पीपल्स पार्टी से, और वही बात कर उन्होंने ये बातें करके वो ऐसे नो प्रॉब्लम मूंछ को ऊपर कर लिया, और साथ ही उन्होंने एक्सक्यूज मी करके वो मूंछ को नीचे कर लिया। जी इमरान खान फलां है, नवाज शरीफ फलां है, वो उसने खुशामद भी कर दी अपनी पार्टी की भी, मैं आपके साथ ही हूँ। तो ये हमारा रवैया हमारी सियासत में ऐसा ही है कि को टफ टाइम देने जा रहे हैं जी, एक तरफ नो प्रॉब्लम, दूसरी तरफ एक्सक्यूज मी, ये रवैया हमारे अमूमन सियासतदानों का है। दूसरे कॉलर हैं जी कश्मीर से नबी बख्श साहब, वेलकम टू शो जी, क्या कहेंगे? सर मैं ये कहूँगा कि ये हम तबसरे कर रहे हैं, खास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आइंदा इलेक्शन में कुछ लोग आके कहते हैं कि तहरीक इंसाफ स्वीप कर जाएगी, पीपल्स पार्टी कुछ नहीं देगी। पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी 50 सीनेटर के साथ आपके पास मौजूद है, वो यहाँ से जाने वाली नहीं है, सेनेट में वो मौजूद है। बाकी रही बात कौमी असेंबली की, सिंध में एक भी तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नहीं है। कश्मीर से लेके कराची तक, मेरा भी कश्मीर से ताल्लुक है, राजनपुर। लेकिन इमरान खान साहब के पास कराची और हैदराबाद का तो उन्होंने तारीखी जलसा किया था, भर के लाए थे बसों में। इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंसी पे होते हैं, जलसों के पे नहीं होते। सही कॉन्स्टिट्यूएंसी बताए ना कि भाई कश्मीर में, जैसे यहाँ पे कश्मीर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सरदार सलीम मजारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए। आप सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, आप निचली सतह पे देखे ना, हल्का वाइज देखे ना, ये तो लोग आके तरफ करते ये हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने रेंटल पावर क्यों नहीं चलाने दिया, उसमें कुछ गलतियां थी तो उनको दुरुस्त करके बताती। सुप्रीम कोर्ट में यही खामी है कि वो गलतियां बताती नहीं, जेल में क्यों बिठा देती है वजीरों को, उनके केस खत्म नहीं होते, पूरे नहीं होते। नबी बख्श, इस वक्त फजल लवान साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, आप उनसे कोई बात करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें? हाँ, मैं सही पूछूंगा। अवान साहब ये बहुत पुराने यहाँ आते रहते कि जो सुप्रीम कोर्ट पे पब्लिक अकाउंट कमेटी ने को कहा है कि आप ऑडिट के लिए आप खुद को पेश करें, उन्होंने इनकार कर दिया है। क्यों? क्या पहले ये यहाँ पे रजिस्ट्रार अपने खातों में सरकारी पैसे जमा कर नहीं कराते रहे, वहां पे करप्शन नहीं होती रही? वो मामला क्यों है कि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने पेश क्यों नहीं होते? जी बहुत शुक्रिया जी, कश्मीर से हमें कॉल कर रहे थे, इस पे भी कमेंट कर दें, और साथ ही जो ग्रैंड अलायंस बनना जा रहा है अपोजिशन का ईद उल फितर के बाद, उस पर भी कमेंट करें। वो जो 3 आपने खबरें पढ़ी थी ना जी, वो भी उनकी हैसियत भी वही है जो अहमद मुख्तार साहब के बयान की है। ग्रैंड अलायंस से कैसा ग्रैंड अलायंस, ये मजाक करते हैं। ग्रैंड अलायंस की ग्राइंड तो नहीं हो जाएगा? वो ग्रैंड पहले हो चुका है, ग्राइंड हो चुका है। वो
कौन सा ग्रैंड अलायंस मुझे नहीं समझ आती कि कौन सा ये बनाएंगे, बल्कि मेरी तरह मैं उन लोगों में हूँ, बहुत से लोग जो बात करते हैं ये कौन सा ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, किसका बनाएंगे, जमात इस्लामी इसके साथ। लोग तो ये समझते हैं कि इनको 2 पार्टी सिस्टम वाकई हो जाना चाहिए कि एक तरफ पीपल्स पार्टी है, काफ लीग उनके साथ है, ANP उनके साथ है, MKM उनके साथ है, वो एक मजबूत ग्रुप है, एक मजबूत इत्तेहाद है। उसके मुकाबले में आप मुस्लिम लीग नून हो जानी चाहिए, इमरान खान हो जाना चाहिए, जमात इस्लामी हो जानी चाहिए। बाकी जो फितरी तौर पे एक दूसरे के इत्तेहादी हैं उनको सबको एक ग्रैंड अलायंस बना लेना चाहिए, वो ग्रैंड अलायंस बनेगा। लेकिन वो उनके तो आपस में इख्तलाफ आते हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते वो, तो कौन सा फिर ग्रैंड अलायंस बन जाएगा। एक वो तांगे वाली पार्टियां शामिल हो जाएंगी किसी बड़ी पार्टी के साथ, वो उसको ग्रैंड अलायंस नहीं कहा जा सकेगा। तो नबी बख्श साहब ने देखिए जी कि हमारे इनके सवाल का भी हम आप जरूर जवाब दीजिएगा। इस वक्त एक और लाइव कॉलर हैं जी, शाहिद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। शाहिद, आप क्या कहना चाहेंगे हमसे? अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ये गुजारिश करूंगा कि देखिए, हुकूमत अदलिया की खुली नाफरमानी और दुश्मन तराजी पर तुली हुई है, लेकिन अल्ताफ हुसैन इसे दोनों इदारों की महाजराई करार दे रहे हैं। वो अगर रोजाना मीडिया पर इस किस्म के भाषण देना बंद कर दे तो उनकी यही बड़ी कौमी खिदमत होगी। अवाम उनके और उनकी जमात के माजी और हाल के किरदार को बड़ी अच्छी तरह शायद साहब उनके भाषण जो है उसको तो पूरा कराची बिल्कुल यक जुम्बिश कल्ब सुन रहा होता है, और उसमें तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। 2 करोड़ का शहर है, उसके अलावा वो पाकिस्तान के जिस इलाके में वो खिताब करते हैं MKM के साथ, तो वहां पे भाषण। गुजारिश ये है कि जब जुबान से सदाकत निकलना बंद हो जाए तो फिर बयान की तासीर जो है वो खत्म हो जाती है। अदलिया के खिलाफ उनका वो मुशर्रफ गवर्नमेंट का बाजुए शमशीरजंग बने रहे और मौजूदा हुकूमत के साथ भी वो मिलकर आईन और कानून को उन्होंने मजाक बनाए रखा है, और अब वो एक बुजुर्ग और सरपरस्त का किरदार अदा करना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा अमलन मुमकिन नहीं है। शायद साहब वो तो इतने सुरीले भी हैं, वो तो उनकी तो इतने खुशगुलू है, वो गाना भी गाते हैं और लोगों को से जिस तरह वो खिताब करते हैं उनका, और एक महीने में 2 इतने बड़े बड़े जलसे कर जाते हैं और आप कहते हैं तासीर नहीं है उनकी। लेकिन आईन और कानून की कोई खिदमत नहीं की उन्होंने। पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती के लिए उनका कोई किरदार नहीं है, बल्कि वो इसके खिलाफ गए हैं, और अब उनको ये भाषण देने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि इनके सियाह करतूत कैसे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। शाहिद थे जी हमारे साथ लाइव कॉलर, उनका भी मैसेज आपने सुना। पहले शाहिद साहब की बात तो जी हमारे पास खुश सियासतदान है, एक शहबाज शरीफ साहब और एक अल्ताफ हुसैन है, उन्होंने मतलब कह दिया मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो 2 बातें, एक नबी बख्श साहब का उनका जवाब देना भी बड़ा ज़रूरी है, और ये साहब जो शाहिद साहब का इनका भी जो इन्होंने बात की है। तो देखिए जी कि आपने खुद बात की 1.5-2 करोड़ की आबादी है जो अल्ताफ हुसैन के पीछे बिल्कुल एक ताकत की तरह खड़ी है। तो ये हकीकत है कि और इनकी कौमी असम्बली में सीटों की तादाद 25 हैदराबाद में भी बड़ी, हाँ ये सिंध में, हाँ कराची और हैदराबाद या नवाबशाह में इनकी, कश्मीर में पहुंच गए जी, गिलगित बल्तिस्तान में वो पहुंच चुके हुए हैं जी। ये 25 उनकी तादाद है सीटों की कौमी असम्बली में, एक हकीकत है MQM। तो उसके हवाले से मैं चार्टर ऑफ डिमांड एक हुआ था, वो क्या वो इनका था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, सॉरी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद एक APDM ने, वो भी लंदन में जा पहुंचे थे 2010 में, उन्होंने भी एक दस्तावेज के ऊपर दस्तखत किए थे। उसमें ये कहा गया था कि आइंदा कोई भी हम में से पार्टी हुकूमत में आए तो MQM को साथ नहीं मिलाएगी। ये इनका एक बहुत बड़ी शर्त थी उसमें। देखिए जी आपको MQM के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज भी कह रही थी कि आपकी MQM के बारे में क्या राय है, क्या सोच है। तो किसी के भी उनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उनको दीवार के साथ लगा दें, ऐसा करके अलग करके कि उनको शामिल नहीं करेंगे। ज़रूरत इस बात की है और हालात का तकाजा भी यही है कि आप उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें, ना कि उनको अलग करने की कोशिश करें। अल्ताफ हुसैन जो कहते हैं उनको आप, अगर आप उनसे मुतफिक नहीं है, हमारी मजमूई इज्तिमाई शऊर जो है उसके इतफाक नहीं करता, तो उसके लिए ये आपकी अपनी ज़ाती राय है। नबी बख्श के सवाल का एक मुख्तसर सा जवाब आपसे जाना चाहेंगे उन्होंने आप। हाँ बिल्कुल जी, नबी बख्श ने उनकी अपनी राय है, उसकी राय का भी, उनकी राय का भी हमें एहतराम है। उन्होंने कहा जी कि वो पेश नहीं हो रहे रजिस्ट्रार साहब, तो रजिस्ट्रार साहब को अगर वो देखना चाहिए आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है। कानून और आइन के मुताबिक अगर APC उनको बुलाती है उनको पेश होना चाहिए। अगर कोई उसके बारे में आइन के हवाले से कोई उनको इस्तिस्ना है, जिसकी आजकल बड़ा वो हल्ला गुल्ला रहता है, कोई ऐसा है तो वो भी यकीनन उसमें पेश कर देंगे वो। बाकी उन्होंने कहा जी कि वो इमरान खान की वहाँ नहीं है, नून लीग की वहाँ पे नहीं है। हम नहीं कहते कि वो नून लीग जीत जाए, पीपल्स पार्टी जीते, हम तो एक गैर जानबदारी से PTI जीत जाए, गैर जानबदारी से तजिया कर रहे हैं।
अगर अवाम जो है पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, एक दफ़ा और ले आते हैं तो बिस्मिल्लाह ले आएँ। उसके लिए हम ये नहीं कहते कि फ़लाँ पार्टी को वोट दे लें, फ़लाँ, हमारा तजिया कुछ भी हो सकता है। तो लोग अगर पीपल्स पार्टी के साथ हैं बिस्मिल्लाह आ जाएँ, लोग अगर नून लीग के साथ हैं बिस्मिल्लाह आ जाएँ, लोग अगर इन दोनों को मुस्तरद करके पीटीआई के साथ चले जाते हैं तो फिर भी हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो हमारे लिए अवामी राय जो है वो मौजूदा हालात में वो मुकद्दम है, अवाम जो कहते हैं बिस्मिल्लाह। जी बिल्कुल, फजल अवान साहब जी हमारे साथ स्टूडियोज में शामिल हैं और नवाए वक्त टुडे की मजीद खबरों की जानिब हम बढ़ेंगे, उनसे तबसरे और तरजीह भी लेंगे। आप हमारे प्रोग्राम में हमें लाइव कॉल करके लाइव शामिल हो सकते हैं और कोई सवाल करना चाहें, अपनी कोई राय देना चाहे तो भी दे सकते हैं। अभी यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। मुल्क भर में कल 66वां यौम आज़ादी इंतहाई जोशो जज्बे से मनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। एक और खबर शामिल करते हैं, जैकबाबाद। लेकिन इससे पहले अमीर इस वक्त लाइव कॉलर है जी हमारे साथ अमेरिका से, मोहसिन है लाइन पर, उनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे वो क्या कहना चाहेंगे। जी मोहसिन, आपको वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में, क्या कहेंगे आप? शुक्रिया जी। सबसे पहले तो जश्न आज़ादी देश की मुबारक। बहुत शुक्रिया। और इमरान खान साहब का आज हमारी तरफ से भी जी, जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी है उन सबको उनके अपने मुल्क का जश्न आज़ादी मुबारक। जी हाँ, बड़ी जबरदस्त एश्योरिंग 1 घंटे का दुनिया टीवी पे इमरान खान का वो आज एक इंटरव्यू है और उसमें नबी बख्श जो कश्मीर से उन्होंने कॉल की, उसका भी जवाब इमरान खान ने दे दिया। जो सवाल उनसे पूछा गया तो मैं नाज़रीन के लिए मैं जरा रिपोर्ट करना चाहूंगा। उन्होंने मिसाल दी कि लाहौर में अल-फतह मशहूर स्टोर है गुलबर्ग में, उनके कोई मालिक तहरीक इंसाफ में शामिल हुए तो जो गवर्निंग जाहिर है पार्टी होती है वो फिर इंतकाम पे आती है। तो उन्होंने लिंक ड्रॉप किया सिंध और बलोचिस्तान में बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो राब्ते में हैं और उनके बाद में वजन इसलिए लगता है कि हमेशा पाकिस्तान की सियासत रही है। तो जो गवर्निंग जैसे मुल्तान की एग्जाम्पल है, जब ये वो एक जब गवर्नमेंट आ जाए तो आप देखें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो फिर ये चीज जो है ना सही भर के आएगी कि कौन कितने पानी में है। दूसरी बात ये है कि अब वक्त आ गया, जिस तरह अमेरिका में होता है, लास्ट टाइम जरदारी साहब कमी कतरा गए थे तो उसमें क्यों के जो थे वो जो लीडर उन्होंने इनको दावत दी थी कि अब इस बार ये होना चाहिए, बल्कि 3 होने चाहिए। पहले प्राइमरी जो पार्टी है जैसे तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये टीवी पे आए, ऑनलाइन आप लोगों से सवालात लें, फिर मीडिया के बहुत सारे जो हमारा मीडिया है अब ये कम लॉन्ग है और इन पे हमारा पूरा एतमाद है कि दे विल डिलीवर। उसमें देखिए बॉडी लैंग्वेज, जब आदमी कोई बात करते हैं ना कैसे बात सुनता है, लिसनिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं एंड करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज है वी आर केयरली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे एंड टू दैट डे व्हेन इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर representing a country will stand alongside Obama and will outperform them। इससे मुल्क का इंप्रेशन क्या होगा और बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। आपको टाइम नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, आप दोबारा भी कॉल कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम आपको। उन्होंने तो जी इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। शामिल कर लेते हैं जी जैकबाबाद। हिंदुओं के हुकूमती कमेटी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए गए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट न देने का ऐलान किया है। सिंध में रहने वाले हिंदुओं ने कमेटी नामंजूर के नारे, हमें नकल मकानी पर मजबूर किया जा रहा है, जो हुकूमत अपने वज़ीर आज़म का तहफ़्फ़ुज़ न कर सकी वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ क्या करेगी, ये कहना है हिंदू रहनुमाओं का। और एक और खबर जी, जुल्फ़िकार खान खोसा की वापसी के लिए नवाज शरीफ के करीबी साथियों की कोशिशें तेज हो गई हैं। पार्टी के कुछ रहनुमा खोसा खानदान से निजात चाहते हैं, बाप बेटों में भी इख्तलाफात मौजूद हैं। जी एक तो मोहसिन साहब की कॉल पे भी कमेंट कर दें और फिर ये जो अक़लियतों के मसाइल हैं। जी कल 2 इवेंट हो रहे हैं बहुत बड़े। एक तो हमारा जश्न आज़ादी है, यौम आज़ादी कल है, उसके लिए आपने मुबारकबाद दे दी, मुबारकबाद वसूल भी कर ली। और कल ही हमारी जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कल शुरू हो रही है 2 रोज़ा मक्का में,
खादम हरमैन शरीफान ने वो बुलाई है। उसमें उन्होंने ये सबसे पहला जो एजेंडे में जो सर फहरिस्त है वो म्यांमार में जो कत्ल गारत हो रही है वो है, उसके अलावा मशरक़ वस्ता के जो मसाइल हैं, शाम के, बहरीन के, वो डिस्कस होंगे। अफसोस की बात है कि उसमें कश्मीर को डिस्कस नहीं किया जाएगा। और अगली बात यह है कि जिसका हमें फ़िलहाल इदराक नहीं है वो जनूबी सूडान बना, सूडान को तोड़ के इंडोनेशिया को तोड़ के ईस्ट तैमूर बना, वो वहाँ ईसाई आबादियाँ थी, उनको उन्होंने आज़ादी दे दी। और यही काम अब नाइजीरिया में होने जा रहा है, वहाँ भी एक जनूबी नाइजीरिया बनाया जा रहा है। ये नाइजीरिया भी टूटने की तो जनूबी पाकिस्तान और जनूबी पंजाब की बातें हमारे यहाँ भी तो हो रही है, तो उसके लिए OIC को ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अगली बात, इन्होंने इमरान खान के ये देखिए जिस तरह के नबी बख्श साहब ने जो बात की है उनकी अपनी राय है, मोहसन साहब की अपनी राय है। देखते हैं कि अवाम किस तरफ जाते हैं, अवाम जिस तरफ जाएंगे वही फैसला हमें काबिल कबूल होगा। तो आपने जैकोबाद में बात की है, वहाँ पे हिंदुओं के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है। वहाँ एक सदर साहब ने एक पार्लिमानी कमेटी बनाई है, वहाँ वो लोग गए हैं, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कायदे आज़म ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको पूरा यकीन दिलाया था, उसी के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। अगर अक़लियतें कहीं भी महफूज हैं तो हमारे माथे के ऊपर आज़ाद पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के माथे के ऊपर एक फजल अमान साहब ये जानना चाहेंगे ना आपसे, अब जितनी बड़ी तादाद में यहाँ से ये लोग जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, ये वाकई ही इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है या फिर ये एक प्रोपेगेंडा है? देखिए वहाँ पे आप उनकी बात ना करें, आप अक़लियतों की बात ना करें, आप लाहौर की बात करें। यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त जहाँ पे इंतज़ामिया गवर्नेंस है, कब्ज़े यहाँ पे भी होते हैं, जुल्म सितम यहाँ पे भी होता है, कत्ल गारत यहाँ पे भी होता है। वो किसी को देख के नहीं करते, अपने मुफादात के लिए ये सारा कुछ होता है। सिंध में अगर होता है हिंदुओं के साथ, अगर कोई वाकई वो कुछ सुना है कि कब्ज़ा माफिया भी वहाँ पे है, उसका कोई किसी मजहब के साथ अलग नहीं, जिस तरह दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता है, कब्जा माफी जुराइम पेशा लोगों का भी कोई मजहब नहीं होगा। कराची में भी ऐसा इसी तरह से हिंदुओं के साथ ही वहाँ पे होगा। हो सकता है कि कब्जा माफिया जो उसमें भी हिंदू हों। बहरहाल अगर उनके साथ कोई जुल्म ज्यादती हो रही है उसका कला कमा होना चाहिए, इंतहाई सख्त नोटिस लिया जाना चाहिए। और वहाँ ये जो कह रहे हैं कि वहाँ वो लोग नकल मकानी कर गए, इसमें भी पूरी सदाकत नहीं है। रहमान मलिक ने हुकूमती सतह के ऊपर उसकी जो इब्तदाई तहकीकात हुई उसके मुताबिक यही है कि वो ज़ाहिरीन है, वहाँ ज़ियारतों के लिए गए हैं या अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गए हैं। हो सकता है कुछ लोग इतने तंग वहीं पे रह जाएं, लेकिन यहाँ पे जो एक बात यह है कि कुछ लड़कियों ने इस मज़हब इस्लाम इख्तियार किया था, उसके बाद हमारा मीडिया के जो कुछ गैर जिम्मेदार लोग हैं बिल्कुल वो अदालत में गई है, अदालत में पेश किया गया, उन्होंने कहा जी हम अपनी मर्जी से मुसलमान, ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन लोगों को। वहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना जी, वो हम मारे गए, लूटे गए, हमारा ये हो गया वो हो गया, तो आज इसी खबर में भी मौजूद है कि जी वो उनको वापस लाया जाए। कैसे वापस लाया जाए? वो अपनी बालग हैं, अपनी मर्जी से गई हैं। तो इन दो चीज़ों को अलग अलग करके देखना चाहिए कि अगर वो लड़कियाँ अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करती हैं, इंडिया में बहुत कुछ होता है, लोग मज़हब कन्वर्ट हो जाते हैं एक से दूसरे में, वहाँ भी इतना शोर शराबा नहीं होता, लेकिन उसमें ज़्यादा ज़िम्मेदार हमारा जो गैर ज़िम्मेदार किस्म का मीडिया है, उसका किरदार है, उसके ऊपर कुछ न कुछ उनको भी अपने इखलाकियात का कोई मुजाहरा करना चाहिए। बहरहाल इसके बावजूद भी किसी को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो अक़लियतों के हकूक़ को पामाल करे। अक़लियतों के हकूक़ जो है वो उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारे आइन में मौजूद है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। एक लाइव कॉलर है हमारे साथ, मुस्तफ़ा, उनको लाइन पे लेते हैं। जी मुस्तफ़ा, क्या कहना चाहेंगे आज? मैं ये अर्ज करना चाहूँगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, ख़ुसूसन उनकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जो सदर मोहतरम हैं उनका पॉलिटिकल पार्टीजन रोल नहीं है आईनी तौर पर, ना वो सुबह शाम वो इस सियासी मामलात में दखल अंदाजी कर सकते हैं, और ख़ुसूसन इलेक्शनरिंग के लिए उनका बिल्कुल कोई रोल नहीं है कि इलेक्शन में वो इलेक्शनरिंग करे। और यहाँ पर मैं अर्ज करूंगा कि वो ऐसे लोग या ऐसे सियासतदान या ऐसी औलादें जो पाकिस्तान से बाहर रहती हैं, उनको भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब उनको बैन करें या डिस्क्वालीफाई करें, रेस्ट्रेन करें कि वो पाकिस्तानी सियासत में और इलेक्शनरिंग में सिर्फ इसलिए कि वो खसूसन एक कोई उनकी लिंकेजेस हैं फैमिली के, वो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा ले सकते हैं इलेक्शन के दौरान, क्योंकि वो लोग लेने चाहिए जो यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज को जानते हो। और एक शख्स जो पाकिस्तान से बाहर दिन रात
तकरीरें करके सियासत करता है, क्या वो पाकिस्तान में अनवांटेड आदमी है? तो फिर इलेक्शन कमिश्नर साहब को ये रोल जो है बहुत ही जैसे कि अर्जेंट बेसिस पे इनको देखना चाहिए और इनको बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि अनडिजायर्ड चीजें जो है इलेक्शन के दौरान, इलेक्शनरिंग का प्रोसेस है, इलेक्शनरिंग का प्रोसेस ऑन है, तो उनको आज से अपना जो एक्ट है उनको पूरी तरह स्ट्रेंथन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुस्तफा, आपका मैसेज हम तक पहुंच गया जी। फजल अवान साहब, इस बात पे भी हम कमेंट करेंगे और साथ ही जुल्फिकार खोसा को जो वापस लाने की इस वक्त नवाज शरीफ के जो करीबी साथी हैं वो कोशिशें कर रहे हैं, इस खबर पर भी हम आपसे तबसरा कर लेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले एक कॉलर थे, उस पर भी कमेंट लेंगे फजल साहब का, लेकिन न्यूज लाउंज में अब बढ़ते हैं आज के कॉलम की जानिब। और जो कॉलम आज हम शामिल कर रहे हैं जी वो डॉक्टर अजमल न्याजी साहब का है। शौकत खानूम अस्पताल पर लड़ाई और जुमैमा खान, ख्वाजा आसिफ की बातों का जवाब इमरान खान को नहीं देना चाहिए था, कभी नवाज शरीफ दरमियान में नहीं आता। ख्वाजा आसिफ बड़े बाप का बेटा है, शौकत खानूम को सियासत में नहीं लाया जाना चाहिए था। उसकी बातें सच भी हैं तो कोई उन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं, सिवाय नून लीगी लोगों के किसी ने ख्वाजा साहिब की तरफदारी नहीं की, सिर्फ चौधरी निसार मैदान में कूद पड़ा है। यहाँ ये ज़रबुल मिसल कितनी बरमहल और बजा है कि ख्वाजा कुछ और उन्होंने एक ज़रबुल मिसल लिखी है। हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर अजमल न्याजी साहब को भी लाइव ले सके कॉल पे और उनसे भी जान सके कि जो उन्होंने कॉलम लिखा है उसका पस मंज़र क्या हो सकता है और वो किस बात को ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। शौकत खानूम के ऊपर जो ख्वाजा आसिफ के एतराज़ात और अब उन्हें तो इमरान खान साहब वो सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जा चुके हैं, उस पर कैसे कमेंट करें? देखिए जी कि शौकत फजल साहब, डॉक्टर साहब लाइन पे आगे, पहले उनसे पूछें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपने जो कॉलम आज लिखा है कि शौकत खानूम अस्पताल पर लड़ाई और जुमैमा खान, तो क्या आपके कॉलम का आज लुब-ए-लुबाब क्या है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ को अस्पताल के हवाले से ये बात नहीं करनी चाहिए थी और इमरान खान को ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में नहीं आना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि इमरान खान अभी सियासतदान नहीं बना, वो मशहूर नहीं है, कभी इस तरह के मामलात में नवाज शरीफ दरमियान में नहीं आता। उसके जो चेले चाटे हैं वो गड़बड़ करते हैं और चौधरी निसार जो है वो हमेशा गालियां निकलवाता है इमरान खान को। उसने एमकेएम की डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब के जो चेले जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया वो मंझे हुए लोग हैं, पुराने घाघ लोग हैं, जबकि इमरान खान के सारे नौमालूद किस्म के हैं। वो कैसे मुकाबला कर सकते हैं ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद और इस तरह के इंतहाई घाघ सियासतदानों का? ये बात किसी हद तक ठीक है आपकी, लेकिन जवेद हाशमी तो मेरी मतलब मामूली आदमी नहीं है और इनामुल्लाह खान तो नून लीग से गया है। ये दोनों आदमी जो है बड़े धड़ल्ले से जवाब दे रहे हैं, बल्कि एक टीवी चैनल में बाकायदा इनामुल्लाह खान दयालसी ने शकील अवान को झाड़ दिया था कि तुम्हारी औकात क्या है जवेद हाशमी के सामने, तुम एक मुलाजिम हो नवाज शरीफ के और वो लीडर है, वो बागी है। लेकिन बहादुर और बागी भी हमारी सियासत में मशरूत होता है, उसकी बहादुरी जो है वो बिल्कुल अटल नहीं होती है। जवेद हाशमी तारीफें भी करता रहा है नवाज शरीफ की, बल्कि जवेद हाशमी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है कि जिस किताब का हवाला जो है हाशमी दे रहा है कि मैं वो जाहिर करूंगा तो भौचाल आ जाएगा, उस किताब में एक बात नवाज शरीफ की तारीफों का भी है, वो भी पढ़ लीजिए। देखिए, मैंने खुद सुनी है जवेद हाशमी से नवाज शरीफ की तारीफ है, बल्कि नवाज शरीफ ने कहा कि वो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। तो क्या तकदीर के मानी पहले कुछ और थे और अब कुछ और है? मतलब कि ये तकदीर तो नहीं बदली, लेकिन तकरीर जरूर बदल गई हाशमी साहब की। बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ कि इतना नुकसान नून लीग को नहीं पहुंचा जितना जवेद हाशमी को पहुंचा है। जवेद हाशमी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि मैं ये जुमला भी लिखा था कि जुल्फकार खोसा के जाने से नून लीग को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, जवेद हाशमी की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। तो जो आखिरी बात मैंने की है, जो उस कॉलम के उन्वान में भी है, कि अगर ये अस्पताल जमाना खान के हवाले कर दिया जाता और वो उसको चलाती, लेकिन वो बेचारी घर में बैठी रहती थी एक डॉक्टर साहब माजरत के साथ, अभी तो खान साहब ने सिर्फ अपने बच्चे हवाले किए हैं, उनकी मां के तो पाकिस्तान के अंदर लोग पता नहीं किस किस किस्म के उनके ऊपर एतराजात कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। अगर हॉस्पिटल भी हवाले कर देते तो खान साहब को तो यहाँ पे कुछ जीने न देता।
वो यार अस्पताल उनको बीवी के तौर पर हवाले करना था। मैं कहता हूँ, मेरा ये बिल्कुल कंफर्म बिलीव है, मैं इस पर लिख भी चुका हूँ कि इमरान को जमाना के लिए तलाक नहीं देनी चाहिए थी। वो खुद कहता है कि मैं उसकी इज्जत करता हूँ, तो जिस बीवी की इज्जत की जाती है उसको तलाक दी जाती है। जमाना भी इमरान खान की कदर करती है। मेरा ख्याल है कि इमरान के मकासद कुछ और थे, उसने जमाना को छोड़ दिया। जमाना के साथ जो उसके मकासद थे वो हो गए और अब भी हो रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब भी उसका ताल्लुक जमाना के साथ है। वो लंदन में जमाना के घर रहता है और कहता है कि मैं अभी मदर इन लॉ के घर रह रहा हूँ। तो ये अजीब गरीब सूरत है। तो डॉक्टर साहब, आपको खान साहब की और जमाइमा खान की को री मैरिज का तो प्लान नहीं को समझ रहे? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है ऐसा कोई मसला नहीं है, और वहाँ यूरोप में शादी करने की जरूरत भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि शादी के अलावा भी मामला सारे हो जाते हैं अंसारी। अच्छा, मैं समझता हूँ कि इस तरह अस्पताल में लेडी डियाना को भी जमाना लेकर आई थी, वो जमाना की दोस्त थी। मैं भी उस महफिल में था जब लेडी डियाना आई थी, और लेडी डियाना से मैंने बातें भी की थी, उससे मिला भी था। वो बहुत अच्छी खातून थी। डॉक्टर साहब, वक्त चुके बहुत काम में, हमें हेडलाइंस की जानिब बढ़ना है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शामिल होने का। सिर्फ आखिर में अगर एक लफ्ज में आपको कमेंट कर दें इसी केस पे, तो ताकि हम वाइंड अप कर दें। बिल्कुल जी, सियासत और समाजियात को, समाजी खिदमात को अलग अलग होना चाहिए। तो शौकत खानम हॉस्पिटल जो है वो एक समाजी अदारा है, आम रिफाई अदारा है, उसको सियासत में उसको सियासत से बिल्कुल नहीं बात करना चाहिए, सियासत से अलग रखना चाहिए, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना ही किसी दूसरी जमात को उसको सियासत में इन्वॉल्व करना चाहिए। फजल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज के शो में, और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।